गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है शुष्क खेती का पार्ट नंबर 8। शुष्क खेती का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 और इसमें आप पढ़ेंगे कि मिश्रित फसल व अंतर शस्य में अंतर क्या होता है। मिश्रित फसल व अंतर शस्य में अंतर क्या होता है। तो इधर देखिए मिश्रित फसल में इसमें क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का उत्पादन लेना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिश्रित फसल का विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का उत्पादन लेना होता है। तो इसमें देखिए लिखो मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य मौसम की विपरीत परिस्थितियों में मौसम की विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का उत्पादन लेना होता है। क्या है? विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का उत्पादन लेना होता है। ठीक है। जबकि इधर देखना क्या होता है, इसका मतलब फसल की दो पंक्तियों के बीच में जो खाली पड़ी भूमि है उसका क्या करना, उपयोग करना। मैं लिखूं फसल की दो पंक्तियों के बीच खाली पड़ी भूमि का उपयोग। फसल की दो पंक्तियों के बीच में खाली पड़ी भूमि का उपयोग करना है। ठीक है। इसका देखो फिर दूसरा, इसमें सभी फसलों को बराबर दर्जा दिया जाता है। देखो मिश्रित फसल में सभी फसलों को बराबर दर्जा दिया जाता है। मिश्रित फसल में सभी फसलों को बराबर दर्जा दिया जाता है। इसमें मुख्य फसल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्लियर। तीसरा लिखो यहां पे, तीसरा पॉइंट लगभग सभी फसलें एक दूसरे से
प्रतिस्पर्धा, लगभग सभी फसलें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखती हैं। प्रतिस्पर्धा रखती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि ज्यादा पदार्थ ग्रहण करना या ज्यादा जल का प्रयोग करना, वो क्या है? प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या होता है? मुख्य फसल और गौण फसल में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो लिखो इसमें मुख्य फसल एवं गौण फसल में, मुख्य फसल एवं गौण फसल में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। मुख्य फसल एवं गौण फसल में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। चौथा पॉइंट देखो इधर, इसमें जो फसलें होती हैं उनकी अवधि लगभग क्या होती है? समान होती है। तो लिखो मिश्रित फसल में मिश्रित फसल में बोई गई सभी फसलों की अवधि लगभग समान होती है। लगभग क्या होती है? समान होती है। इसमें क्या होता है? जो गौण फसल होती है वो मुख्य फसल से पहले पक जाती है। गौण फसल मुख्य फसल से क्या होती है? पहले पक जाती है। क्लियर? पांचवा पॉइंट देखो इसमें फसलों को छिड़कर अथवा एक साथ मिलाकर क्या किया जाता है? बुआई की जाती है। लिखो फसलों को छिड़कर अथवा एक साथ मिलाकर बुआई की जाती है। जबकि इधर क्या होगा? अलग अलग कतारों में बुआई की जाती है। देखो इसमें मुख्य फसल व गौण फसल की बुआई, मुख्य फसल व गौण फसल की बुआई अलग अलग कतारों में की जाती है। क्लियर? ये आपका दोनों में अंतर हो गया, मिश्रित फसल व अंतर सेशन में अंतर हो गया। ठीक है? अब इसके बाद में क्या आता है टॉपिक कि अंतर सेशन में ध्यान में रखी जाने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं? अंतर सेशन में ध्यान में रखी जाने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं? तो उनका अपना अध्ययन करेंगे।
अंतःसंचरण में ध्यान रखने योग्य बातें, अंतःसंचरण में ध्यान रखने योग्य बातें, एरो पर क्लिक कर लेना। पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग समय पर होनी चाहिए। पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है? अलग अलग समय पर होनी चाहिए। जैसे जैसे मक्का व मूंग की खेती करने पर मक्का व मूंग की खेती करने पर मूंग की फसल को बुआई करते हैं इससे 35 दिन बाद फसल को बुआई के 30 से 35 दिन बाद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसको मूंग की फसल को, जबकि मक्का को बुआई के 50% दिन बाद मक्का की फसल को बुआई के 50 से 55 दिन बाद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग समय हो गया। फिर मुख्य फसल और गौण फसल में पकने का अंतर कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। देखो अगला, मुख्य फसल व गौण फसल के पकने में अंतर कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। मुख्य फसल और गौण फसल के पकने में अंतर कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? 30 दिन का होना चाहिए। फिर मुख्य फसल होती है ना, मुख्य फसल और गौण फसल, दोनों में की जो ऑक्सीजन से जो प्राप्त करने की क्षमता होती है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो लिखो मुख्य फसल व गौण फसल, मुख्य फसल व गौण फसल में O2 व H2O के प्रति O2 व H2O के प्रति प्रतिस्पर्धा कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ऑक्सीजन प्राप्त करने की और जल प्राप्त करने की क्षमता होती है वो दोनों में क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब टॉपिक आता है अपने अंतःसस्य के खेती के प्रकार। अंतःसस्य खेती के प्रकार
अंतःशस्यन खेती के प्रकार, ठीक है। और प्रकार में पहला प्रकार है समानांतर सहफसली खेती। समानांतर सहफसली खेती। समानांतर सहफसली में क्या होती है कि दो या दो से अधिक फसलों को इस प्रकार साथ उगाते हैं। दो या दो से अधिक फसलों को इस प्रकार साथ उगाते हैं जिनकी प्राकृतिक आदतें, जिनकी क्या है, प्राकृतिक आदतें अलग अलग होती है। प्राकृतिक आदतें अलग अलग होती है। जैसे मान लो पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता एक ज्यादा कर रही है, एक कम कर रही है, वो अलग अलग आदत हो गई। एक वृद्धि कम कर रही है, एक वृद्धि ज्यादा कर रही है, वो अवधि अलग अलग होगी। फिर एक जल्दी पक रही है और एक लेट समय बाद में पक रही है, तो वो प्राकृतिक आदतें उनकी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। उससे तथा प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उनमें शून्य होती है। उससे क्या कहते हैं, समानांतर सहफसली खेती। देखो इसमें इसमें दो या दो से अधिक फसलों को इस तरह उगाते हैं जिनकी प्राकृतिक आदतें अलग अलग होती है। जिनकी प्राकृतिक आदतें क्या होती है, अलग अलग होती है तथा प्रतिस्पर्धा शून्य होती है। तथा प्रतिस्पर्धा क्या होती है, शून्य होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आसानी से हो जाता है। जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या होता है, आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल देखो इसमें, एग्जाम्पल देखो, कपास प्लस उड़द। कपास प्लस उड़द गन्ना प्लस गेहूं, कपास प्लस उड़द, गन्ना प्लस गेहूं, और मूंग प्लस मक्का। मूंग प्लस मक्का। अब इनकी जो प्राकृतिक आदतें होती है वो क्या होती है, अलग अलग। प्राकृतिक आदतें क्या इनकी अलग अलग होती है, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा देखो, सहचर फसल। सहचर फसल में क्या होती है, ऐसी दो फसलों का चुनाव करते हैं, इसमें दो फसलों का चुनाव करते हैं जिनका प्रोडक्शन कम से कम एक फसल जितना हो जाए। मतलब अगर प्राकृतिक विपदा आ भी जाए तो भी कम से कम एक फसल का तो क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए। वो क्या करता है, सहचर फसल, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इस अंतःशस्यन में
अंतर सिस्टम में ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी उपज एकल फसल के समान होती है, जिनकी उपज एकल फसल के समान होती है। उपज किसके समान होती है? एकल फसल के समान होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच में मक्का की दो पंक्तियों के बीच में उड़द की पंक्तियां, मक्का की दो पंक्तियों के बीच में उड़द की दो पंक्तियां, ठीक है। ये तीसरा था रक्षक फसलें। तीसरा कौन सा है? रक्षक फसलें। रक्षक फसलें में क्या होता है कि मुख्य फसल को बचाने के लिए, मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ, मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या है? कांटेदार, क्या है? कांटेदार फसलें हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? रक्षक फसलें कहते हैं। लिखो इसमें, मुख्य फसल को आवारा जानवरों से बचाने के लिए, मुख्य फसल को आवारा जानवरों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ कांटे वाली फसलों को बोते हैं। क्या करते हैं? कांटे वाली फसलों को बोते हैं। इसमें मुख्य फसल तो जैसे मान लो गेहूं है, और गेहूं के चारों तरफ कोई रक्षक फसल बोएंगे तो उस रक्षक फसल की कम से कम 10 से 15 पत्तियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, चारों तरफ रक्षक फसल की 10 से 15 पंक्तियां बोई जाती है। चारों तरफ रक्षक फसल की कितनी पंक्तियां बोई जाती है? 10 से 15 पंक्तियां बोई जाती है। एग्जाम्पल लिखो इसमें, गन्ने के चारों तरफ सनई। एग्जाम्पल लिखो, गन्ने के चारों तरफ सनई। गन्ने के चारों तरफ क्या उगाते हैं? सनई उगाते हैं। तथा कपास के चारों तरफ पटसन, कपास के चारों तरफ पटसन, कपास के चारों तरफ क्या उगाते हैं? पटसन उगाते हैं। ठीक है।
चौथा है सहायक एवं वर्तिकारक, सहायक एवं वर्तिकारक फसल। इसमें क्या करते हैं, मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ गौण फसल बो दी जाती है, जिससे क्या होगा, मुख्य फसल का क्या होता है, उत्पादन हो जाता है। जैसे अपन बोलते हैं रिंजी के साथ सरसों उगाते हैं, रिंजी के साथ क्या उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, ठीक है। वो तो रिंजी का प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे होगा, सरसों भी कटेगी साथ साथ में, और सरसों कटेगी तो प्रोडक्शन किसका हो जाएगा, मुख्य फसल कौन सी है, रिंजी का। देखो इस विधि में मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, इस विधि में मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए अन्य गौण फसलें, अन्य गौण फसलें मिलाकर बो दी जाती है। अन्य गौण फसलें मिलाकर बो दी जाती है। फिर मिश्रण की जो कुल उपज होती है, मिश्रण की कुल उपज होती है वो लगभग एक फसल से अधिक होती है। तो लिखो इसमें मिश्रण की कुल उपज, मिश्रण की कुल उपज एकल फसल से अधिक होती है। क्या होती है, एकल फसल से अधिक होती है। जैसे जैसे बरसीम के साथ सरसों की बुआई करना, बरसीम या रिंजिका, बरसीम या रिंजिका के साथ सरसों की बुआई करना, बरसीम या रिंजिका के साथ क्या करना, सरसों की बुआई करना, जिससे बरसीम छोटी रहती है। अब उपज कैसे बढ़ेगी, बरसीम छोटी रहती है और सरसों क्या होती है, बढ़ जाती है। दोनों एक साथ काटेंगे तो क्या है, चारे की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे जिससे 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 बरसीम छोटी रहती है एवं सरसों की वृद्धि अधिक होती है, एवं सरसों की वृद्धि अधिक होती है। अतः इनकी कटाई करने पर, अतः इनकी कटाई करने पर चारे की मात्रा में वृद्धि होती है। चारे की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर आता है अपने बहुमंजिला सस्यन, बहुमंजिला सस्यन। बहुमंजिला सस्यन का मतलब क्या होता है,
पहले छोटी को शुरू करते हैं, फिर उससे अधिक वर्दी वाली, फिर उससे अधिक वर्दी वाली, फिर उससे अधिक वर्दी वाली। मतलब क्या है, जैसे पहली सीढ़ी है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, तो मतलब क्रम बढ़ती हुई अब सीढ़ी बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें किसी निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर अलग अलग वर्दी करने वाली फसलों को एक साथ उगा दिया जाता है। अलग अलग वर्दी करने वाली फसलों को एक साथ उगा दिया जाता है तो क्या कहलाता है, बहुमंजिला सस्यन। तो लिखो इसमें किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित स्थान पर अलग अलग ऊंचाई की दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, बहुमंजिला सस्यन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुमंजिला सस्यन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आलू, एग्जाम्पल देखो जैसे आलू है, सरसों है, गन्ना है। आलू, सरसों, गन्ना। आलू छोटा हो गया, आलू से बड़ा क्या हो गया, सरसों से बड़ा क्या हो गया, गन्ना। ठीक है, या फिर देखो धान है, केला है, प्लस नारियल। धान प्लस केला प्लस नारियल। धान छोटा हो गया, धान छोटा केला, केला छोटा क्या हो गया, नारियल। तो एक साथ क्या अपनी इमारतों के रूप में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो होता है बहुमंजिला सस्यन। इसके आगे अन्य जो विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे कल।